कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर गुलिंगन से, जिसे कि अभी क्लास के अंदर बहुत सारे पुलिस मिलके पीट रहे होते हैं। गुलिंगन अभी मार खाते हुए हम लोगों को बताता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास किसी भी काम को ना करने का हिम्मत ही नहीं है। मतलब उसे जो भी जिस काम को करने के लिए बोलता है गुलिंगन उस काम को ना चाहते हुए भी करता है। एंड उसकी जो अपीयरेंस है उसकी वजह से बचपन से ही उसके जितने भी स्ट्रॉन्ग क्लासमेट थे वे सभी उसे पीटते हुए आए हैं। और इन सभी चीजों के कारण गुलिंगन अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करता है, इसी आशा में कि जब वो किसी वर्क फोर्स के अंदर एंटर करेगा तब शायद से कोई भी उसे इस तरीके से परेशान नहीं करेगा जहाँ पे सभी लोग उसे उसकी एबिलिटी की वजह से जज करेगा। लेकिन गुलिंगन की ये सभी सपना टूटते हुए ज्यादा देर नहीं लगता, क्योंकि गुलिंगन इतना ज्यादा हार्ड स्टडी करने के बावजूद हो जाता है एग्जाम में फेल। लिटरली इतना ज्यादा हार्ड मेहनत करने के बाद भी बंदे को 0 मिला है। सो अभी बेचारा गुलिंगन वो समझ जाता है कि वो एक पिग की तरह मोटा तो है ही, ऊपर से दिमाग से भी बुद्धू है। ग्रेजुएशन के बाद गुलिंगन को उसकी बॉडी साइज के ऊपर निर्भर करते हुए उसे एक जिम में स्पेयरिंग पार्टनर का नौकरी मिलती है। एंड ऑब्वियसली ये वाली नौकरी को पाने के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो एकदम गुलिंगन के साथ हूबहू मैच खाता है। हंसी तो तब आती है जब नीचे देखने के लिए मिलता है कि जिसकी वेट 200 पाउंड से ज्यादा है वही पर्सन इस प्रोफेशनल जिम के अंदर नौकरी कर सकती है। लेकिन बेचारा गुलिंगन उसकी किस्मत जिम के अंदर भी फुटी हुई होती है। बेचारा वो जहाँ पे भी जाता है सभी लोग उसे सिर्फ और सिर्फ मार पीटता है और इन सभी के कारण गुलिंगन भी अभी हो जाता है बहुत ही ज्यादा परेशान। बेचारा एक कमरे में बैठे बैठे रोने लगता है और अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार सभी लोग मुझे इस तरीके से बुली क्यों करते हैं। गुलिंगन अभी बैठे बैठे रो ही रहा था। इसी समय इस जिम का जो सुपरवाइजर है वो आके गुलिंगन से बोलने लगता है कि गुलिंगन जल्दी से इस मंथ का जो रिपोर्ट है उसे तैयार करने में मेरी मदद करो। गुलिंगन भी अभी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। वो अभी पूछने लगता है कि लेकिन मैं यहाँ पे स्पेयरिंग पार्टनर के रूप से काम कर रहा हूँ तो मैं इन सभी कामों को क्यों करूँ। और इस बात को सुनने के बाद सुपरवाइजर को आ जाता है गुस्सा। सुपरवाइजर अभी अपना बाइसेप्स अपना डोले सोले दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा भारी आवाज में गुलिंगन से पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या बोला है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन आगे की तरफ हम लोग को गुलिंगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए जो पेपर है उसे ले लेता है और सुपरवाइजर से कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये जो मंथली रिपोर्ट है इसे मैं संभाल लूंगा। तो सुपरवाइजर अभी गुलिंगन से बोलता है कि ठीक है तो जल्दी से इसे तैयार करके मुझे सेंड कर देना। तो अभी हम लोग को पता चलता है कि गुलिंगन तो इस जिम के अंदर एक स्पेयरिंग पार्टनर के रूप से ज्वाइन हुआ था। लेकिन गुलिंगन को यहाँ पे जितने भी लोग काम किया करते हैं वे सभी अपने अपने हिस्से के काम को भी गुलिंगन से ही करवाते हैं। बेचारा गुलिंगन भी इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान तो होता है, लेकिन उसका जो हैबिट है किसी को ना कहने की, इसी कारण गुलिंगन ना चाहते हुए भी उन सभी के काम को एक्सेप्ट कर लेता था। अभी रात के 12 बजे के सीन को दिखाया जाता है। गुलिंगन अभी अपने कमरे के अंदर जितने भी काम टाम है उन सभी को लिटरली रोते हुए कंप्लीट कर रहा होता है। गुलिंगन अभी अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार में इसे रिफ्यूज क्यों नहीं किया। ज्यादा काम करने की वजह से गुलिंगन के दिल के अंदर कुछ होने लगता है, उसका धड़कन तेज हो जाता है। गुलिंगन समझ जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने एक बार उसे कहा था तुम अपना जो वजन है उसे लूज करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा, मतलब तुम्हें हार्ट अटैक आएगा। बेचारा गुलिंगन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही टेबल के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन वो आखिरी बार एम्बुलेंस को कॉल करना चाहता था कि आके एम्बुलेंस उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाए और वो किसी भी तरह बच जाए। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर भी उसकी किस्मत फूटी हुई होती है। गुलिंगन के फोन में रिचार्ज ही नहीं होता, बेचारा आप किसी को फोन भी नहीं कर सकता। और इस सीन को देखने के बाद सही बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को गुलिंगन के साथ कंपेयर कर रहा था, क्योंकि गाइस मैंने भी 1 महीने से वोडाफोन के कुत्ते को थोड़ा सा भी खाना नहीं खिलाया, मतलब रिचार्ज नहीं किया। सो बैक टू द स्टोरी। बेचारा गुलिंगन अपना जीप बाहर की ओर करके अपने दिल को पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि तो मैं अभी इसी तरह ही मारा जाने वाला हूँ। लेकिन अभी गुलिंगन के अंदर बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है, वो अपने अधूरे काम को करने वाला था। गुलिंगन अभी माउस को इधर उधर करके घुमाने लगता है। कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर अभी हम लोग को एक फोल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टडी मटेरियल, और इसी फोल्डर को अभी गुलिंगन डिलीट करना चाहता है। और इसी सीन के साथ अगले ही पल गुलिंगन अभी धड़म करके टेबल के ऊपर गिर जाता है। गुलिंगन के चेहरे पे एक खुशी होती है। गुलिंगन अभी अपने मन में ही बोलता है कि तो मैं अब शांति से मर सकता हूँ। गुलिंगन तो अभी अपने मन में ये भी बोलता है कि अगर दूसरी लाइफ होती है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे एक सुअर की तरह मोटा नहीं बनूंगा। मरते मरते गुलिंगन माउस के ऊपर एक क्लिक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो स्टडी मटेरियल का फोल्डर था वो तो डिलीट होने की जगह पे किसी और के पास सेंड हो जाता है, और वो पर्सन और कोई नहीं सुपरवाइजर ही होता है। सुपरवाइजर भी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि गुलिंगन ने इतना जल्दी उसके काम को कर दिया है। सुपरवाइजर अभी जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर क्लिक करता है एंड बूम, पूरी तरीके से धमाका होता है भाई। और
अभी का जो सिचुएशन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, कुछ भी बोल के एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसी सीन के साथ अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक अलग ही जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को एक छोटे बच्चे को भी दिखाया जाता है और यही होता है गुलिंगन। तो बेसिकली गुलिंगन अभी दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेट हो जाता है, मतलब दोबारा से उसका पुनर्जन्म होता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को 20,000 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जंगलों के अंदर अभी हम लोग को एक लड़की को लिंगन के साथ, मतलब गुलिंगन के साथ चिपकते हुए दिखाई जाती है। और ये जो लड़की है ये होती है एक फॉक्स डिमन और इसका नाम होता है सायु। सायु अभी एमसी से बोलने लगती है कि क्या हम दोनों ने ये एग्री नहीं किए थे कि हम दोनों एक साथ बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो लिंगन ब्रदर, आखिरकार तुम इस माउंटेन में दोबारा से क्यों आए हो? तो गुलिंगन, मतलब हम लोग का एमसी, किसी एक चीज को अपने हाथ में उठाते हुए अभी बोलने लगता है कि किसी को ना पता चले 20,000 सालों से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास बस थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ है। तो माउंटेन से नीचे जाके मैं सिर्फ तुम्हें मुश्किल में ही फेंकूंगा। तो यार देखो, यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुलिंगन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तो अपना जो गुलिंगन है वो कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, एकदम साइटामा की तरह। साइटामा जिस तरीके से ब्लास्ट के वर्म होल को अपने हाथों से और लाथों से भागा दिया था, उसी तरीके से गुलिंगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो मैजिक को अपने हाथों से ब्लॉक कर सकता है। एंड सॉरी, मैं कुछ ज्यादा आगे का ही बोल दिया, वो तो बाद में पता चलेगा आप लोग को। सो बैक टू द स्टोरी। एंड यहाँ पे हमें गुलिंगन के बारे में एक और चीज पता चलता है कि गुलिंगन डेमोनिक सेट का यंग मास्टर होता है। गुलिंगन को अभी इतना बड़ा एक माउंटेन को अपने हाथों में उठा के पुशअप्स करते हुए देखने के बाद साओ यू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। बोलने लगती है कि आखिरकार एक ऑर्डिनरी पर्सन एक माउंटेन को अपने हाथों से ही लिफ्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर गुलिंगन 10,000 बार माउंटेन को लिफ्ट करने के बाद पीछे की ओर फेंक देता है। गुलिंगन अभी साओ यू के सिर को सहलाते हुए साओ यू से बोलने लगता है कि तो आज का जो ट्रेनिंग है उसे मैं कंप्लीट कर लिया, तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और इस चीज के कारण साओ यू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। गुलिंगन अभी हम लोग को बताता है कि अगर ये साओ यू, मतलब ये लिटिल फॉक्स मेरे साथ नहीं होता तो मैं बोर होते होते पूरी तरीके से पागल हो जाता, क्योंकि 20,000 सालों से सिर्फ यही मेरे साथ थी और मेरे पिछले लाइफ का लेसन और इस लाइफ में कांस्टेंट काम करने की वजह से 20,000 सालों से हर एक दिन ट्रेनिंग करके मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन में रखा हूँ। हालांकि लंबे समय तक ट्रेनिंग करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। गुलिंगन अभी ऐसा कुछ बोल रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जैसा स्नेक आ जाता है। अभी इस स्नेक बहुत ही तेजी से इन दोनों के ऊपर ही अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गुलिंगन बस आगे से अपने पंच को रेडी करते हुए स्नेक के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पंच को धर देता है और एक ही पंच में ये जो स्नेक है ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, धड़ाम करके जमीन के ऊपर लुढ़कते हुए गिरता है। अभी इस स्नेक को इस तरीके से एक ही पंच में मारने के बाद गुलिंगन अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए साओ यू से बोलता है कि चलो आज कुछ स्नेक मीट खाते हैं। और इस बात को सुनने के बाद साओ यू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साओ यू तो अभी अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है कि एक गोल्डन कोड स्टेज फ्लोर ड्रैगन को बस एक ही मुक्के में हरा देना। सच में लिंगन ब्रदर पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। और सच में इन सभी चीजों को सोचते हुए अभी साओ यू बस लिंगन की ओर देखते हुए ब्लश करने लगती है। इसी समय पीछे से कोई एक जन आके बोलता है कि साले तुम चोर कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फ्लोट ड्रैगन को मुझसे छीनने की? मैं पहले ही इसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था। अभी तो ये पर्सन चिल्लाते हुए ये भी बोलने लगता है कि इस तरीके का एक सेमलेस एक्ट करना, क्या तुम डेमोनिक सेक्ट के बचा कुचा पर्सन हो? और ये जो पर्सन है ये होता है साउटियन एकेडमी का इंटर्नशिप इंस्ट्रक्टर। लिंगन भी अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लिंगन तो अभी बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है, बेचारा पसीना पसीना होने लगता है और बोलने लगता है कि क्या मैं नहीं हूँ। तो बेसिकली लिंगन अभी इस बात से डर रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर को कैसे पता चला कि लिंगन डेमोनिक सेट का एक सक्सेसर है। बेचारा लिंगन तो अभी घुटनों के बल आके इंस्ट्रक्टर से माफी मांगने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। लिंगन की इन सभी बिहेवियर को देखने के बाद अभी इंस्ट्रक्टर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही बोलता है कि एक लिटिल फॉक्स डिमन, उसके साथ एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। इंस्ट्रक्टर को अभी थोड़ा और साहस मिल जाता है। इंस्ट्रक्टर अभी बोलने लगता है कि तुम लोग के साथ बातचीत करके फालतू में ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जैसा कि तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट दिखाए हो तो अब तुम मरो। और ये बोलने के साथ ही अभी ये इंस्ट्रक्टर अपना जो फ्लाइंग शॉट है उसे गुलिंगन के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन गुलिंगन जो कि अपने एक ही हाथों से उस फ्लाइंग शॉट को पकड़ लेता है। बेचारा इंस्ट्रक्टर अभी जमीन के ऊपर टपक खा के गिरता है। अभी तो इंस्ट्रक्टर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, अपने मन में ही बोलने लगता है कि
क्या उसने सिर्फ अपने हाथों से ही पकड़ लिया। लेकिन अभी आगे की ओर लिंकन को दिखाया जाता है, जो कि अभी दोबारा से अपने सिर को झुकाते हुए दोबारा से माफी मांगने लगता है। कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, आप मुझे मारने के लिए शॉट को फेंके थे, लेकिन उस शॉट को मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इंस्ट्रक्टर भी अभी बैठे बैठे अपने मन में ही सोचने लगता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो आखिरकार मेरे फ्लाइंग शॉट को कैसे पकड़ सकता है। और ये सोचने के साथ ही अभी ये इंस्ट्रक्टर सायू की ओर देखता है और उसे बोलने लगता है कि हे तुम जरूर से इस लौंडे की हेल्प किए हो। आगे से सायू अभी इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हिट करूंगा तो तुम यहीं पे मारा जाओगे। सायू की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर उठ खड़ा हो जाता है। इस बार अपने पास से डबल शॉट निकाल लेता है और इस बार दोनों शॉट दोनों के ऊपर फेंक के मारता है और बोलता है कि इतना ज्यादा एरोगेंस, चलो तुम दोनों ही मारा जाओ। लेकिन इस बार भी लिंकन अपने एक ही हाथों से दोनों शॉट को पकड़ लेता है और इंस्ट्रक्टर दोबारा से हवा में से जमीन के ऊपर टपक खा के गिरता है। इंस्ट्रक्टर इस बार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, पसीना पसीना होने लगता है। लेकिन आगे से दोबारा से लिंकन अपने सिर को झुकाते हुए माफी मांगने लगता है, बोलने लगता है कि इंस्ट्रक्टर आप मुझे मार सकते हो, लेकिन सायू को छोड़ दो, आप सायू को हर्ट नहीं कर सकते। दूसरी ओर सायू भी इस बात से खुश होती है कि लिंकन सायू के बारे में परवाह कर रहा है। लेकिन आगे से इंस्ट्रक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे शॉट को सामान कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि साले इस बार तुम मेरे इतने सारे शॉट को पकड़ के दिखाओ। और ये बोलने के साथ ही अभी लिंगन के ऊपर अटैक कर देता है। धीरे धीरे करके वो सभी शॉट अभी लिंगन के ऊपर ही आने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लिंगन बहुत ही तेजी से इन सभी शॉट के साथ कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद अभी लिंगन को दिखाया जाता है कि लिंगन ने अपने दोनों हाथों से, पैरों से और मुंह से सभी के सभी शॉटों को एक ही झटके में पकड़ लिया होता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी इंस्ट्रक्टर का फट के चौसठ हो जाता है और ये साले किस तरीके से जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। देखो तो यार, देख के तो लग रहा है कि नागिन डांस करके ही मानेगा। इंस्ट्रक्टर अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते अपनी चमकते हुई आंखों से लिंगन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि तो सीनियर, आप राइटर्स अलायंस से है ना, और पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इस जूनियर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो प्लीज जो फ्लाइंग शॉट है उसे मुझे लौटा दीजिए, मैं यहाँ से जल्दी से चले जाता हूँ। तो आगे से लिंगन जो फ्लाइंग शॉट है उसे इंस्ट्रक्टर के और ही फेंक के मारता है, जो कि इंस्ट्रक्टर के गालों के साइड से होता हुआ पीछे की ओर जाता है। और जहाँ पे इस शॉट जाके टकराता है वहाँ पे बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है और ये धमाका इतना ज्यादा ह्यूज होता है कि जंगल के ऊपर से भी इसे देखा जा सकता है। तो हमें पता चलता है कि लिंगन ने इंस्ट्रक्टर की ओर शॉट इसलिए फेंका होता है कि क्योंकि लिंगन का एक आदत है कि वो कभी भी किसी को ना नहीं कह पाता। और जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने लिंगन से अपने शॉट को वापस मांगा था, तो इसी कारण ही लिंगन जो शॉट है, मतलब जो फ्लाइंग शॉट है, उसे इंस्ट्रक्टर के और ही फेंका होता है। इंस्ट्रक्टर तो अभी इस चीज से पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इंस्ट्रक्टर का आधा कपड़ा भी फट जाता है। लिंगन अभी सायू से बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जो मीट है इसे अभी डैड और बाकियों के लिए पकाना भी होगा। सायू भी अभी इसके लिए राजी होती है, लेकिन जाते जाते सायू अभी रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगती है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इन सभी चीजों के बारे में और मैं सुनना नहीं चाहता, तो तुम समझ रहे हो ना। इंस्ट्रक्टर भी अभी डरते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं समझ गया। लिंगन अभी सायू को जल्दी आने के लिए बोलता है, तो सायू अभी दोबारा से लिंगन के साथ चिपकते हुए यहाँ से जाने लगती है। पीछे की ओर अभी हम लोग को उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने घुटनों के बल मिट्टी के ऊपर बैठ गया होता है। बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार वो मिस्टीरियस पर्सन कौन था। अभी तो ये पर्सन ये भी बोलता है कि तुम बस अभी के लिए खुश हो, क्योंकि जब मैं सियानचुन एकेडमी के ओल्ड एंसेस्टर के पास जाके इन सभी बातों को बताऊंगा तब तुम लोग का क्या होगा। और सच में इन सभी बातों को सोचते हुए ये जो इंस्ट्रक्टर है ये अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, एकदम एक पागल कुत्ते की तरह हंसने लगता है। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सायू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी लिंगन से कहने लगती है कि इवन नेसेंट सोल लेवल के कल्टिवेटर भी इतना इजीली डिफीट हो गया, फिर भी तुम अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन बोलते हो। तो आगे से लिंकन अपना शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है कि मैं एक कल्टिवेटर के साथ आखिरकार कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, लगता है वो पर्सन मुझसे मजाक कर रहा था। लिंकन बताते हैं कि नहीं, देख के तो यही लग रहा था कि वो डेफिनेटली तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तो अपना छोरा अभी उदास होते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो मैं कल्टिवेशन नहीं कर सकता, तो इसी कारण ही मैं अपनी बॉडी को जितना हो सका उतना ज्यादा हार्डर ट्रेनिंग करवाया। लेकिन आगे से सायू बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए अभी लिंगन से बोलने लगते हैं कि अरे यार, तुम चलते चलते भी ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी तो बंद करो यार। और ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को सायू को दोबारा से दिखाया जाता है। सायू अभी अपने मन में ही ब्लश करते हुए बोलने लगती है कि लिंगन ब्रदर, सच में तुम इतना ज्यादा उदास होते हुए भी कितना ज्यादा क्यूट लग रहे हो। सायू की ये सोचते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को बहुत सारे पहाड़ों के सीन को दिखाया जाता है और इन्हीं में से एक पहाड़ के नीचे
एक गुफा टाइप होता है जहाँ पे अभी लिंकन एंड सायू जा रहे होते हैं। और इसी गुफा के अंदर अभी लिंकन एंड सायू जैसे ही थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है तो हम लोग को एक सेल के अंदर बहुत सारे डिमन को दिखाया जाता है, जो लोग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ये कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ पे कौन आने की हिम्मत किया है, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ये डेमोनिक सेक्ट का इलाका है। आगे से लिंकन हंसते हुए इन सभी से बोलने लगता है कि आज मैं तुम सभी के लिए सांप के मीट को लेके आया हूँ। तो आगे की ओर जितने भी लोग थे वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे यार ये तो देखो हमारे लिटिल लिंकन है, सच में हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस की है। कोई भी ये भी बोलता है कि अरे यार बहुत ही बढ़िया, इसका स्मेल बहुत ही अच्छी है। कोई तो ये भी बोलता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। लिंकन अभी मीट को देते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि शायद से इन सभी लोगों को देखने में एक गुड पीपल की तरह नहीं लगता, लेकिन ये सभी लोग मेरे अंकल से जो लोग मेरा परवाह करता है। गो लिंकन अभी अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय साइड में से एक जन कहने लगता है कि पूरे 3 घंटे से तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, क्या तुम मुझे अपना फादर नहीं मानते हो क्या? तो हम लोग को पता चलता है ये जो पर्सन है ये होता है गो लिंकन का फादर और डेमोनिक सेक्ट का लीडर। गो लिंकन अभी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने बाबा से बोलने लगता है कि मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मैं हंटिंग करने के बाद मीट को पकाया। तो सेल के अंदर से गो लिंकन का बाबा चिड़चिड़ा होते हुए बोलता है कि क्या बस कुकिंग करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? तुम ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे सील होकर रखा हूँ तो इसका मतलब बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। तुम उस लिटिल गर्ल के साथ माउंटेन से नीचे नहीं जाना चाहते थे क्या? गो लिंकन आगे से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है डैड, अगर मैं इस माउंटेन से नीचे जाना चाहता हूँ। और आगे कुछ कह पाता उससे पहले अभी लिंकन का बाप बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो अपने बाप का ये जो बिहेवियर है इसे देखने के बाद लिंकन एंड लिंकन के साथ जो सायू हुए दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। लिंकन का बाप अभी लिंकन से बोलने लगता है कि इवन मैं 20,000 सालों से यहाँ पे सील होकर रखा हूँ, फिर भी मुझे उस राइटियस पीपल के बारे में, उन लोगों के बिहेवियर के बारे में सब कुछ पता है। और अगर तुम बिना कुछ एक्सपीरियंस के माउंटेन से नीचे जाओगे तो सच में तुम मुझे एक ओल्ड पर्सन बना दोगे जो कि अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा होगा। लिंकन अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने बाबा से बोलता है कि मुझे माफ करना डैड, लेकिन आप इस चीज को हर एक समय पिछले 20,000 सालों से मुझे सुना रहे हैं। लिंकन को पहली बार गुस्सा करते हुए देखने के बाद लिंकन का बाबा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लिंकन अभी अपने बाबा से दोबारा से ये कहने लगता है कि चाहे मुझे कोई भी आके हंटे क्यों ना करे, मैं चाहे इंजियोरी क्यों ना हो जाऊं या फिर मारा ही क्यों ना जाऊं, मैं इस घने फॉरेस्ट माउंटेन में और रहना नहीं चाहता। अभी तो लिंकन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद साइड में से लिंकन के जितने भी अंकल्स थे वो सभी बोलने लगते हैं कि लिंकन तुम पागल हो गए हो, तुम पिछले 20,000 सालों से सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज में ही पड़े हुए हो, तो तुम्हारा बाहर जाना मतलब एक तरीके से सुसाइड होना। और हमारे गो फैमिली का बस एकमात्र तुम ही हो, तो तुम ऐसे ही जानबूझ के किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ सकते हो। इसी समय सायू इन सभी अंकल्स को बोलने लगती है कि एक्चुअली हम कुछ ही समय पहले राइटर्स के एक कल्टिवेटर से बच के आए हैं। अंकल्स लोग भी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। सायू तो अभी लिंकन के साथ चिपकते हुए बोलने लगती है कि वो सोल्जर तो नेसेंट सोल स्टेज का एक कल्टिवेटर था जिससे कि लिंकन बस अपने एक ही पंच में हरा दिया। लिंकन तो अभी अपना सिर खुजलाते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ये शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। दूसरी ओर अभी लिंकन का बाप अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार इस जगह पे कल्टिवेटर कहाँ से आया और क्या मेरा बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। अभी इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी लिंकन का बाबा चिल्लाते हुए लिंकन से बोलने लगता है कि फिर भी तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, और अगर तुम्हारे पास नेसेंट सोल स्टेज का पावर भी होता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इससे भी हाई लेवल के कल्टिवेटर आते हैं तो तुम क्या करोगे, तुम उन सभी के साथ कैसे मुकाबला करोगे। राइटियस के 2-3 कल्टिवेटर को डिफीट करने के बाद अपने आप को फालतू में ही इनविंसिबल सोचना बंद कर दो। अपने बाबा की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी लिंकन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए अभी अपने बाबा से बोलने लगता है कि आखिरकार कौन इनविंसिबल बनने के बारे में सोच रहा है, मैं ऐसी नॉनसेंस चीजों के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ ट्रिब्यूलेशन स्टेज पे पहुंचने के बाद इस सेल को तोड़ सकता हूँ और तुम सभी को यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इस डीप फॉरेस्ट माउंटेन के अंदर रह के अपनी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज से अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। लिंकन की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद लिंकन का बाबा पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। उनके अंकल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए क्वेश्चन करने लगता है, बताओ आखिरकार तुम में से कौन लिंकन को इन सभी बातों के बारे में बताए हो। अंकल्स भी अभी अपने अपने शकल को बनाते हुए बोलने लगते हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। लिंकन अभी अपने डैड से बोलने लगता है कि डैड
अब 20,000 सालों से इस जगह पे सील होने के बावजूद मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लिंगन का डैड भी अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलने लगता है कि मेरा बेटा लिंगन। लेकिन इसी समय बीच में टोकते हुए सायु अभी बोलने लगती है कि अरे एक और चीज है जो कि आप सभी भूल गए हो। सायु अभी सभी से बोलने लगती है कि जैसा कि लिंगन 20,000 सालों से बस अपनी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के अंदर है, तो सायु के पास अभी कोई भी डेमोनिक ऑरा नहीं है, और जब तक सायु इस बात को खुद से ही ना एडमिट करेगा तो कोई भी राइटर्स के पर्सन लिंगन की जो डेमोनिक आइडेंटिटी है उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। सायु की कही हुई बातों को सुनने के बाद लिंगन के अंकल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे से लिंगन का डैड ये बोलने लगता है कि लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर लिंगन ब्रेक थ्रू करने के टाइम पे गलती से भी अपनी बॉडी के अंदर से थोड़ा सा भी डेमोनिक ऑरा रिलीज कर देता है तो श्योरली लिंगन वहीं पे मारा जाएगा, और एब्सोल्युटली मैं इस आउटकम को एक्सेप्ट नहीं करता। लिंगन का फादर अभी आगे से और कुछ कह पाता उससे पहले लिंगन अभी बोलता है कि मैंने निश्चय कर लिया, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। अपने बेटे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लिंगन का बाप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। लिंगन का फादर लिंगन यहाँ से जाए उससे पहले उसे रोकता है और उसे एक टोकन दे देता है। लिंगन अभी इस रेड कलर की टोकन को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अभी अपने फादर से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार यह चीज क्या है, तो अभी उसका फादर बोलने लगता है कि यह चीज स्वानटैन एकेडमी की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी का ही क्वालिफिकेशन है। तो खैर इस चीज के बारे में हम लोग को बाद में पता चलेगा। लिंगन का फादर अभी तो ये भी बोलने लगता है कि जैसा कि तुम इस माउंटेन से नीचे जाने की ठान लिए हो, तो जो स्वानटैन एकेडमी है वही तुम्हारी पहली स्टॉप होगी। लिंगन अभी तो पूछता है क्या ये जो स्वानटैन एकेडमी है ये टॉप 10 राइटर्स कल्टिवेटर्स एकेडमी के अंदर आती है ना। लिंगन के अंकल्स अभी लिंगन से बोलने लगता है कि स्वानटैन एकेडमी के बारे में ये बोला जाता है कि जो भी एक बार इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन होता है तो ग्रेजुएशन होने के बाद वो मिनिमम गोल्डन कोड रियलम का तो होता ही है। तो इस बात से उसका बाप भी अभी हामी भरते हुए बोलता है कि हाँ ठीक ऐसा ही है साउटियन एकेडमी। अभी तो सायु लिंगन के फादर से पूछने लगता है कि क्या वो जगह राइटर्स कल्टिवेटर्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, तो लिंगन का वहाँ पे जाना क्या डेंजरस नहीं होगा। तो आगे से अभी लिंगन का फादर बोलने लगता है कि जो सबसे ज्यादा डेंजरस जगह होता है वही सबसे ज्यादा सेफेस्ट भी होता है, क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ऐसी जगह पे कोई डिमन भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है साउटियन एकेडमी की जो कल्टिवेशन पाथ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जहाँ पे लिंगन बहुत ही आसानी के साथ अपने लिए कोई कल्टिवेशन पाथ को ढूंढ सकता है। अपने पिताजी की कही हुई बातों को सुनने के बाद लिंगन अभी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और देखते ही देखते खुद के जितने भी सामान है उन सभी सामानों को पैक करने लगता है यहाँ से जाने के लिए। और सच में लिंगन के सभी सामानों को मिला के एक पहाड़ी बन जाता है, और इस चीज को देखने के बाद अभी सायु और लिंगन का फादर दोनों ही पूरी तरीके से शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें एकेडमी जाना है या फिर वहाँ पे किसी के साथ घर बसाने जाना है। अभी तो सायु लिंगन के फादर से ये पूछने लगती है कि एक क्लियर एग्जाम क्वालिफिकेशन टोकन आखिरकार आपको कहाँ से मिला। तो आगे से लिंगन का फादर बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए, और जैसा कि मैं लिंगन को ज्यादा देर तक और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसे साउटर्न एकेडमी के अंदर कल्टिवेट करने के लिए भेजना ही उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अभी तो सीन दोबारा से लिंगन की ओर जाता है, जहाँ पे लिंगन मैप की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तो माउंटेन से नीचे जाने की रास्ता यही है क्या। लिंगन का ये कहते ही अभी सीन दोबारा से लिंगन के फादर की ओर जाता है, जहाँ पे लिंगन का फादर अभी सायु से बोलने लगता है कि लिंगन की बॉडी का जो सीक्रेट है इस चीज को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, और इसके साथ ही अभी हम लोग को सायु की जो रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है। तो सायु बेसिकली क्वासी एम्परर लेवल का एक नाइनटेल फॉक्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और लिंगन का फादर ये चाहता है कि सायु लिंगन को प्रोटेक्ट करे। सायु भी अभी समझ जाती है कि लिंगन का फादर कहना क्या चाहता है, लेकिन अभी सायु कहने लगता है कि जब मैं एंड लिंगन दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तब आप लोगों के लिए खाना कौन लेके आएगा। सायु की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी लिंगन का फादर एंड जितने भी अंकल्स से सभी अपने अपने चेहरे को बना लेता है। अंकल्स लोग अभी स्नेक मीट को खाते हुए बोलने लगते हैं कि हम लोगों का लिंगन यहाँ से जा रहा है, तो यही हम लोगों का आखिरी अच्छी मील होने वाली है। अभी तो लिंगन का फादर भी चिल्लाते हुए सभी से बोलता है कि रुक जाओ और मेरे लिए भी कुछ बचा के रखना। सायु भी अभी यहाँ से जाने लगती है, सभी को गुड बाय बोलती है, लेकिन इसी समय पीछे से लिंगन का फादर चिल्लाते हुए सायु से बोलने लगता है कि रुक जाओ। तो सायु अभी रुक जाती है, लेकिन लिंगन के फादर से कहा कि मैं आप लोग के लिए खाना लेने नहीं जाने वाली। लेकिन आगे से अभी लिंगन का फादर कहने लगा कि तुम एक बात याद रखना, ये दुनिया बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है और लिंगन की जो हिडन पावर है वो बहुत ही जल्दी वेकन भी होने वाली है, तो तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम नहीं बचा। लिंगन के फादर का ये कहने के साथ ही अभी हम लोग को स्वानटैन एकेडमी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी एंट्रेंस में एक गार्ड को सभी बच्चों को चिल्लाते हुए एक कहते हुए सुनाई देता है कि तुम सभी लाइन में खड़े हो जाओ, कोई भी लाइन को काट मत करना, जो रूल है उसे मेंटेन रखो, तुम सभी लोग अपना अपना जो एंट्रेंस एग्जाम टोकन है उसे भी तैयार रखो। और इसी लाइन के अंदर अभी हम लोग को लिंगन को भी दिखाया जाता है। लिंगन अपने मन में ही
कहने लगता है कि तो राइटर्स कल्टिवेटर्स का जो एग्जाम साइट है वो इस तरीके का दिखता है। चार पास और जितने भी लोग इस एकेडमी के अंदर भर्ती होने के लिए आए थे वे सभी अभी लिंगन को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिंगन के बैक साइड में इतना बड़ा एक पोटली जो होता है। बेचारा लिंगन अभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही दोबारा से यही कहने लगता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी के भी अटेंशन को मेरी ओर नहीं खींचूंगा। लिंगन अभी अपने मानी मान इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन आगे से वो इंस्ट्रक्टर सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी अपने अपने टोकन को ये वाली स्टोन लाइन के मुंह के अंदर डालोगे और ये एक मैजिकल स्टोन है जो कि तुम लोग की टोकन की जो ऑथेंटिसिटी है उसे डिटेक्ट करेगा, और तो और ये टोकन ये भी डिटेक्ट करेगा कि तुम में से कोई डीमन तो नहीं है। और ये सभी बातों को बताने के साथ ही अभी इंस्ट्रक्टर सामने वाले एक बंदे से कहने लगता है कि वहाँ पे खड़े मत रहो, जल्दी से आओ। तो सामने वाला लौंडा भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अभी ये जो लौंडा है वो अपने पास से एक टोकन को स्टोन लाइन के मुंह के अंदर डालता है और देखते ही देखते स्टोन लाइन के गले में जो पेंडेंट था वो भी अभी बहुत ही तेज चमकने लगती है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो। तो लौंडा भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इंस्ट्रक्टर को शुक्रिया अदा करता है। एंड हाँ, मैं तब से इसे इंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ, तो बेसिकली ये एक एग्जामिनर है, तो आगे से कंफ्यूजन मत होना। सो अभी हम लोग को लिंकन को भी दिखाया जाता है। बेचारा लिंकन अभी तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। बेचारा डरते हुए और परेशान होते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि क्या मेरा फादर मुझे कोई फेक टोकन दिया है। इस बात को तो सुनने के बाद साइड में जितने भी लौंडे थे वे सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अभी एमसी की ओर ही देखने लगता है। हमारी एमसी मतलब लिंकन अभी तो अपने मन में ही यही कहने लगता है कि जैसा कि मैं अभी तक कोई भी डेमोनिक कल्टिवेशन को प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो शायद से मैं इस टेस्ट में एक डीमन के रूप में डिटेक्ट नहीं होऊंगा। लिंकन अभी अपने मानी मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय कोई बहुत ही जोर से आह करके चिल्ला के उठता है। लिंकन और आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोग अभी सामने की ओर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए देखने लगते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि सामने की ओर एक डीमन उसी लाइन स्टैचू के अंदर एक टोकन को रखा था, लेकिन जैसा कि वो एक डीमन है इसी कारण वो पकड़ा जाता है और उसका हाथ अभी स्टैचू के अंदर भी फंस जाता है। एग्जामिनर भी अभी चिल्लाते हुए कहा यहाँ पे एक डीमन को पाया गया। अभी तो हम लोग को सामने की ओर एक गोलूमोलू लौंडे को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सभी से बोलने लगा कि ये लाइन स्टोन एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है। ये सिर्फ बहुत ही ज्यादा टफ ही नहीं है, किंतु जब ये स्टोन कुछ एबनॉर्मलिटी महसूस करता है तब स्टैचू बाइट कर लेता है और उसे जाने नहीं देता। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी साइड में मतलब पीछे की ओर लिंगन भी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। बेचारा तो अपने नाखूनों को चापाने लगता है। दोबारा से अभी हम लोग को आगे की ओर उसी लौंडे को दिखाया जाता है जिसे कि अभी दो गाड़ा के पकड़ लिया होता है। वो लौंडा अभी बहुत ही ज्यादा डरते हुए और रोते हुए बोलने लगता है कि मेरा जो टोकन था वो एक फेक टोकन था, मैं कोई भी डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आगे से एग्जामिनर बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा एक्सक्यूज है, जल्दी से इसे लेके जाओ और लॉक कर दो। और ये बोलने के साथ ही अभी ये एग्जामिनर हम लोग के लिंगन की ओर इशारा करते हुए लिंगन से कहता है कि हे अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से आगे आओ। लिंगन बेचारा भी डरते हुए दोबारा से पूछता है क्या मैं। तो आगे से एग्जामिनर थोड़ा रूड होते हुए बोलता है कि हाँ तुम, जो कि अपने बैक साइड में बहुत ही बड़े बैकपैक को लेके आए हो, और सच में यह चीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस भी लग रहा है। तो जल्दी से आओ और तुम्हारा जो टोकन है उसे इस स्टोन के मुंह के अंदर इंसर्ट करो। एग्जामिनर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी लिंकन बहुत ही ज्यादा डरते हुए और कांपते हुए अपने हाथ में टोकन को लेके लाइन स्टोन के मुंह के पास जाने लगता है। बेचारा लिंकन अभी डर के मारे इतनी जोर जोर से सेक कर रहा होता है कि यहाँ पे बाकी जितने भी लोग आए थे उन सभी को ही अर्थक्वेक जैसा कुछ महसूस होने लगते हैं। एंड फाइनली लिंकन भी अपने कांपते हुए हाथों से स्टोन लाइन स्टैचू के मुंह के अंदर अपने टोकन को रख देता है। तो अभी देखते ही देखते स्टैचू के गले में जो बेल था वो अभी ग्लो करने लगता है। तो अभी एग्जामिनर लिंकन से कहा तुम्हारा जो टोकन है वो बिल्कुल सही है, तो तुम अंदर जा सकते हो। एग्जामिनर की कही हुई बातों को सुनने के बाद लिंकन अभी चैन की सांस लेता है, लेकिन इस समय स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। स्टैचू की आंखें लाल कलर की हो जाती है और देखते ही देखते अभी ये लाइन स्टैचू अपना बड़ा सा मुंह खोल के लिंकन के हाथ को बहुत ही जोर से बाइट कर लेता है। लिंकन बेचारा भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल लिंकन स्टैचू के सिर को ही उड़ा देता है। साइड में एग्जामिनर भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसकी आंखें पहाड़ की ओर आने लगती है। एग्जामिनर अभी घूर घूर के लिंकन की ओर ही देखने लगता है और बेचारा लिंकन एग्जामिनर की ओर ही पीट पीट करके देखने लगता है और बहुत ही ज्यादा घबराने भी लगता है। लिंकन जल्दी से नीचे झुकते हुए टूटे फूटे पत्थरों को उठाते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी से इसे फिक्स कर देता हूँ। लेकिन आगे से एग्जामिनर एक पागल कुत्ते की तरह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है और जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। देखते ही देखते दो गार्ड आके बेचारे लिंकन को यहाँ पे पकड़ लेता है। लिंकन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी एग्जामिनर से बोलने लगता है कि
मेरा टोकन तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? तो अभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए लिंगन से कहने लगता है कि ये स्टोन लाइन स्टैचू जब भी कोई डेमोनिक एनर्जी को सेंस करता है तब ऑटोमेटिकली अटैक कर देता है। तो तुम अपने से ही बताओ आखिरकार इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी लिंगन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि अरे यार, लगता है मैं उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही देर तक था, जिसके कारण मेरे ऊपर भी डेमोनिक ऑरा का दाग लग चुका है। लेकिन अभी वे सभी लिंगन को अरेस्ट कर पाता और यहाँ से ले जा पाता उससे पहले यहाँ पे सायु आ जाती है। सायु यहाँ पे आते ही उन सभी को रोकने के लिए बोलती है और कहने लगती है कि तुम सभी राइटर्स के कल्टिवेटर्स क्या ऐसे ही रेकलेसली किसी को भी अरेस्ट कर लेते हो? अभी तो सायु को देखने के बाद साइड में जितने भी लौंडे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए थे वे सभी आपस में ही बोलने लगते हैं कि ये लड़की ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सायु की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी एग्जामिनर सायु से कहने लगता है कि एक मास्टर क्लैन के मेंबर आखिरकार स्वांटियन एकेडमी के अफेयर्स के बीच में क्यों आ रही है? इस क्वेश्चन को सुनने के बाद अभी सायु लिंगन के हाथ को पकड़ लेती है और लिंगन से चिपकते हुए कहने लगती है कि क्योंकि मैं लिंगन ब्रदर का गार्डियन हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे किस लिए इन्वॉल्व हो रही हूँ? सायु की कही हुई बातों को सुनने के बाद आसपास के लौंडे भी अभी आपस में ही कहने लगते हैं कि क्या गार्डियन, क्या लिंगन का स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्डियन है उसके साथ? देख के तो यही लग रहा है कि इस बच्चे का बैकग्राउंड शायद से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सायु तो अभी एग्जामिनर से कहने लगती है कि जैसा कि तुम जो एग्जामिनेशन टोकन है उसे तो कंफर्म कर चुके हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई भी संदेह है तो तुम टोकन का जो ओरिजिन है उसके बारे में पता लगा सकते हो। एग्जामिनर भी अभी जो टोकन है उसकी ओर देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये जो टोकन है ये होता है वर्ल्ड नंबर 1 सेक्ट का टोकन। सायु भी अभी बोलने लगती है कि हाँ, तुमने सही कहा है, ये जो वर्ल्ड नंबर 1 सेक्ट है इसे डेमोनिक कल्टिवेटर्स ने 20,000 साल पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और लिंगन उसका ही एकमात्र सक्सेसर बचा हुआ है। लिंगन की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी तो फिर के अंदर से एक लौंडा कहने लगता है कि क्या दुनिया का नंबर 1 सेक्ट? तो फिर वो सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसे डेमोनिक कल्ट वालों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी एक गोलू मोलू लौंडा कहने लगता है कि अरे यार, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, वो जो सेक्ट था उसका नाम ही था वर्ल्ड नंबर 1 सेक्ट। ऐसे में से पावर के हिसाब से वो नंबर 1 पे नहीं था। गोलू मोलू के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सभी का ही चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है। सायु अभी एग्जामिनर से कहने लगती है कि तो जैसा कि इस सेक्ट को डिमन कल्ट वालों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हें नहीं लगता इस टोकन के अंदर डेमोनिक एनर्जी रहना जायज है? लिंगन की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एग्जामिनर के साइड में एक और पर्सन एग्जामिनर के कानों में कहने लगता है कि तो देख के लग रहा है कि ये बच्चा एक्सीडेंटली नंबर 1 सेक्ट इन द वर्ल्ड के लेगेसी को इनहेरिट करता है। और अभी के टाइम पे राइटर्स कल्टिवेटर एंड डिमन क्लैन के अंदर जो रिलेशन है उसे देखते हुए आपको अभी का जो हालत है उसे केयरफुली हैंडल करना होगा। तो अभी एग्जामिनर लिंगन से बोलता है कि तो तुम अभी अंदर जा सकते हो और कुछ भी सस्पिशियस करते हुए पकड़ा मत जाना। इंस्ट्रक्टर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लिंगन अभी अंदर की ओर जाने लगता है। सायु अभी लिंगन से कहने लगती है कि लिंगन ब्रदर, अभी इतना भी ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप कुछ भी अनयूजुअली नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सस्पेक्ट नहीं करेगा।